हेलो एवरीवन। आज हम जून 2009 इकोनॉमिक्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2008 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो आप सब लोगों को पता होगा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा अजम्पशन नहीं है। जैसे कि वीक ऑर्डरिंग, तो इंडिफरेंस कर्व में वीक ऑर्डरिंग होती है। लेकिन अगर हम बात करें सैमुअल्सन की थ्योरी की, तो सैमुअल्सन ने अपनी थ्योरी में स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग की बात की है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। उसके बाद कांस्टेंट इनकम, परफेक्ट डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, ऑर्डिनल नेचर ऑफ यूटिलिटी। तो इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल नेचर की भी बात करता है और परफेक्ट डिविजिबिलिटी ऑफ द गुड की भी बात करता है। लेकिन कांस्टेंट इनकम इंडिफरेंस कर्व में कांस्टेंट इनकम का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम प्राइस और डिमांड के बीच के रिलेशनशिप को देखते हैं। यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड और जिस प्राइस पे चेंज होती है सिर्फ हम उसको देखते हैं, हम इनकम नहीं देखते हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि ये अजम्पशन नहीं है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का। बाकी सारे अजम्पशन हैं, जैसे ये ऑर्डिनल नेचर का है और इसके इंडिफरेंस कर्व के बाद की थ्योरी जितनी आई थी वो सब इसके पहले की जितनी थ्योरी थी वो कार्डिनल नेचर पे बेस्ड थी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑन अ लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व वेरीज बिकॉज। तो अगर हम लीनियर डाउनवर्ड डिमांड स्लोप की बात करें और इसकी इलास्टिसिटी की बात करें, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है माइनस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें इसमें बताना है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व जो है वो अगर लीनियर है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कैसे चेंज होगा, मतलब वैल्यू इसकी कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, ये बदलता है। क्यों बदलता है? तो इसके बदलने का एक ही रीज़न है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला अगर हम ऐसे लिख लें तो P अपॉन Q तो हमारा जो दिया है वही रहेगा, लेकिन ये बदलता क्यों है? क्योंकि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस की वजह से ये बदलता है। जो भी कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है डिमांड करके, उसमें वैल्यू में जो भी चेंजेस आते हैं वो सिर्फ इस वाले फैक्टर से आते हैं, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस से आते हैं। यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी तो वही रहेगा जो हमें क्वेश्चंस में दिए रहेंगे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। ये जब वेरीज करते हैं, बदलते हैं, तभी वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी वो भी लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व पे वेरी करती है। तो आप इसका आंसर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हमें अरेंज करना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनकी कंट्रीब्यूशन, ये ओलिगोपोली थ्योरी, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने ओलिगोपोली थ्योरी दिया है। तो सबसे पहले अगर हम स्टैकलबर्ग की बात करें तो इन्होंने थ्योरी दी है 1952 में। गुडनोट ने अपनी थ्योरी, ये सबसे पहली थ्योरी है ओलिगोपोली की, इन्होंने 1838 में दी है। बर्ट्रैंड ने इन्होंने अपनी थ्योरी 1883 में दी है और स्वीजी ने अपनी थ्योरी 1939 में दी है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग अरेंज करें तो हमारा अरेंजमेंट होता है 2, 3, 4 एंड देन 1। तो 2, 3, 4, 1 जिस भी ऑप्शन में होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें नहीं है तो ये भी करेक्ट नहीं है। देखिए हमें 2, 3, 4, 1 यहाँ पे मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। असर्शन है हमारा, इन केस ऑफ गिवन गुड राइज इन प्राइस, हमें इस पे ध्यान देना है। गिवन गुड की बात कर रहा है और उसमें भी राइज इन प्राइस विल लीड टू राइज इन डिमांड। गिवन गुड में क्या ऐसा होता है क्या कि अगर प्राइस राइज होती है तो डिमांड राइज होता है, देख लेते हैं। और वाइल अ फॉल इन प्राइस विल डिक्रीज इट्स डिमांड। तो अगर आप लोगों को याद हो तो गिवन गुड
एक ऐसा मतलब ऐसा गुड है जो कि लॉ ऑफ डिमांड के को का एक्सेप्शनल केस है गिफन गुड। तो अगर इंफीरियर गुड, गिफन गुड, ये सब लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शनल केस हैं, तो जो लॉ ऑफ डिमांड कहता है एकदम अपोजिट है कि भाई ये बात करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस में इंक्रीज होने से डिमांड में हमेशा डिक्रीज होगा, लेकिन गिफन गुड क्या कहता है, प्राइस में इंक्रीज होगा तो डिमांड में भी इंक्रीज होगा। यानी कि ये लॉ ऑफ डिमांड के एकदम अपोजिट बात करते हैं। तो गिफन गुड के केस में अगर प्राइस राइज होती है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है, तो डिमांड भी हमारी राइज होगी, ये बात सही है। और जैसे ही प्राइस फॉल होगी तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारा असर्शन बिल्कुल सही है। अगर हम रीज़न की बात करें कि एवरी प्राइस चेंजेस कैन बी ब्रोकन इनटू इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, तो हमें पता है कि जब अगर हम इनकम इफेक्ट, प्राइस का जो प्राइस चेंज है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनकम इफेक्ट, कोई भी प्राइस चेंज या तो इनकम में टूटती है और या तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में टूटती है। यानी कि किसी में इनकम इफेक्ट ज़्यादा होता है और किसी में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो ये भी सही है कि प्राइस इफेक्ट दो चीज़ों में ब्रेक होती है, इनकम इफेक्ट में और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में। तो हमारा रीजनिंग भी सही है और हमारा असर्शन भी सही है। लेकिन अगर हम इन दोनों को देखें कि एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नहीं, तो ये बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे गिफन गुड की बात कर रहे हैं जो कि इंडिविजुअली असर्शन करेक्ट है, और यहाँ पे हम प्राइस चेंज की बात कर रहे हैं कि ये दो चीज़ों में टूटता है। तो यहाँ पे भी हम इंडिविजुअली एकदम अलग चीज़ की बात कर रहे हैं, हम इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है और ना ही एक दूसरे को ये एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी होगा कि बोथ करेक्ट तो हैं, लेकिन ये जो रीज़न है ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फिर से हमें असर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। असर्शन देख लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक गुड्स हिंडर्स अचीवमेंट ऑफ पैरेटो ऑप्टिमैलिटी। क्या अगर पब्लिक गुड का एग्जिस्टेंस अगर हिंडर होता है तो हम पैरेटो ऑप्टिमैलिटी को अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये हमारा असर्शन है। और रीज़न है द इवेल्युएशन ऑफ मार्जिनल बेनिफिट फ्रॉम पब्लिक गुड डिफर्स अक्रॉस इंडिविजुअल। ये भी देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। तो अगर हम पब्लिक गुड की बात करें तो पब्लिक गुड का मतलब होता है कि वो नॉन राइवल होते हैं और नॉन डिविजिबल होते हैं। यानी कि हम ना ही किसी को डिवाइड कर सकते हैं और ना ही कोई राइवल होता है। ये एक के यूज़ से दूसरे को कमी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। पब्लिक गुड में सबको इक्वल यूज़ करने का मौका मिलता है। तो अगर पब्लिक गुड है तो ये पैरेटो ऑप्टिमैलिटी को अचीव करने में हिंडर्स पैदा करेगी, यानी रुकावट पैदा करेगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पैरेटो ऑप्टिमैलिटी क्या कहता है, इफ़ वी वांट टू बेनिफिट वन पर्सन देन वी हैव टू लॉस अनदर पर्सन। यानी कि अगर किसी भी मार्केट चेंज की वजह से अगर किसी एक लोगों को बेनिफिट हमें पहुंचाना है तो हमें दूसरे को वर्सन करना पड़ेगा, यानी कि दूसरे को हमें बुरी स्थिति में लाना पड़ेगा, तभी जाके एक बेनिफिट स्थिति में आएगा। तो इसलिए हमारा ये असर्शन सही है कि पब्लिक गुड में ऐसा नहीं होता है। पब्लिक गुड में सबको इक्वल यूज़ करने का मौका मिलता है कि कोई भी चीज़ को। तो इसीलिए ये पब्लिक गुड पैरेटो ऑप्टिमैलिटी को अचीव करने में एक हिंडर्स पैदा करती है, रुकावट पैदा करती है। तो हमारा असर्शन करेक्ट है। अगर हम रीज़न की बात करें, द इवेल्युएशन ऑफ मार्जिनल बेनिफिट्स फ्रॉम अ पब्लिक गुड डिफर्स अक्रॉस इंडिविजुअल्स। यानी कि अगर हम मार्जिनल बेनिफिट की बात करते हैं, वो भी पब्लिक गुड की, तो ये अलग अलग इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होती हैं, यानी कि वो डिफ़र होती हैं। एक इंडिविजुअल के लिए उसका मार्जिनल बेनिफिट अलग होगा, उसको अलग इवेलुएट करेंगे, दूसरे के लिए अलग होगा, उसको अलग हम इवेलुएट करेंगे। तो रीजनिंग भी एकदम करेक्ट है
और अगर हम देखें कि पब्लिक गुड पैरेटो ऑप्टिमैलिटी को अचीव करने के लिए पब्लिक गुड का एग्जिस्टेंस एक हिंडर पैदा करता है। क्यों इसलिए पैदा करता है? क्योंकि जो उसका इवैल्यूएशन है मार्जिनल बेनिफिट का पब्लिक गुड से, वो डिफरेंट होता है हर एक इंडिविजुअल के लिए। तो ये रीज़न भी इसका सही है और ये दोनों एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर परफेक्ट कंपटीशन इक्विलिब्रियम इन द लॉन्ग रन इज अचीव्ड व्हेन। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें और वो भी लॉन्ग रन में, कब वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आता है? तो परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम तभी होगा जब हमारा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट अगर मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो भी हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के जब बराबर होगा तभी हम अचीव कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, वो भी लॉन्ग रन में। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो रिप्रेजेंट द रेट ऑफ प्रॉफिट इन मार्क्सियन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्क्स ने अपनी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में रेट ऑफ प्रॉफिट को कैसे एक्सप्लेन किया है? तो उनकी थ्योरी ऑफ तो यहाँ पे एस डिनोट करता है, आर जो है ये है रेट्स, इक्वल टू रेट्स, यानी कि हम रेट ऑफ प्रॉफिट निकाल रहे हैं। यहाँ पे एस जो दिखाता है वो है विजिबल सरप्लस, यहाँ पे सी है कांस्टेंट कैपिटल, और यहाँ पे जो वी है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल कैपिटल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू मार्क्सियन थ्योरी वो है एस अपॉन सी प्लस वी, वेयर एस इज विजिबल सरप्लस, सी इज कांस्टेंट कैपिटल, वी इज वेरिएबल कैपिटल। नेक्स्ट चलते हैं असर्शन रीजनिंग से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन है। असर्शन हमारा कहता है इन एन इकोनॉमी दैट इज ऑपरेटिंग एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्राउडिंग आउट नीड नॉट अकर। असर्शन का मतलब है कि अगर एक इकोनॉमी में अगर फुल इक्विलिब्रियम से कम पे ऑपरेट कर रहा है कोई भी इकोनॉमी, तो यहाँ पे क्राउडिंग आउट ज़रूरी नहीं है कि हो। क्राउडिंग आउट क्या सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देती है जिससे प्राइवेट लोग मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि क्या इकोनॉमी में अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से कम पे ऑपरेट करती है तो क्या वहाँ पे क्राउडिंग आउट अकर नहीं करेगा? तो ये तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगी। अगर कोई भी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट से कम पे काम कर रहा है तो हमारा असर्शन तो एकदम गलत हो गया। गवर्नमेंट तो इन्वेस्ट करती ही करती है, वहाँ पे क्राउडिंग आउट की सिचुएशन कभी भी आ सकती है। वो डिपेंड नहीं करता है कि हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है इकोनॉमी या नहीं है। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ कैन प्रोवाइड एन अक्यूमुलेशन मॉनेटरी पॉलिसी दैट अवॉइड्स द राइज इन इंटरेस्ट रेट विद आउटपुट एक्सपेंशन। तो ये हमारा रीज़न सही है क्योंकि मॉनेटरी अथॉरिटी प्रोवाइड करती है एक्यूमुलेशंस मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, जो कि अवॉइड करता है इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, और उसके साथ अगर जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा, तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ना चाहिए, लेकिन वो मॉनेटरी पॉलिसी अवॉइड कराता है क्योंकि वो एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं मॉनेटरी अथॉरिटीज़। तो ये रीज़न एकदम सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा कि ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि एक हमें सीक्वेंस में दिया है ऑपरेशंस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी, कि किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी के ऑपरेशन में चेंजेस आए हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो होता है चेंज इन रियल मनी सप्लाई। अगर रियल मनी सप्लाई में चेंज होगा तभी जो भी है चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट एंड असेट प्राइजेस,
तभी इंटरेस्ट रेट और असेट प्राइजेस में चेंज होते हैं। ये ऑपरेशन की बात कर रहा है, वो भी मॉनेटरी पॉलिसी में कैसे कैसे ट्रांसमिशन ऑफ चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले तो रियल मनी में चेंज होता है यानी कि फर्स्ट, उसके बाद चेंज इन इंटरेस्ट रेट एंड असेट प्राइस फोर्थ, उसके बाद एडजस्टमेंट इन स्पेंडिंग, स्पेंडिंग में हमें स्पेंडिंग कैसे करना है उसको हम एडजस्ट करते हैं, उसके बाद आउटपुट में क्या चेंजेस हुए हैं उसको हम एडजस्ट करते हैं। तो ये हमारा सीक्वेंस होता है, किसी भी हम ऑपरेशन को करते हैं थ्रू चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी, तो इस तरह से वो चेंज होता है। यानी कि हमारा ये सी ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है 1 4 3 2, तो सी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, in ISLM model under using Keynesian assumption an increase in government spending will cause, Keynesian assumption के अकॉर्डिंग ISLM मॉडल के अंदर Keynesian assumption के अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज करता है तो क्या कर्ज करेगा, यानी कि क्या होगा अगर इसके अजम्पशन के थ्रू देखें तो कीन्स ही एक ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन इकोनॉमी को इन्होंने रिवाइव करने में इनका जो योगदान था ये बहुत बड़ा था, जिसमें इन्होंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे बहुत ज़्यादा ही बल दिया है। तो अगर हम इसकी क्वेश्चन की बात करें, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगा उस कीन्सियन असम्पशन के अकॉर्डिंग तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम दोनों ही बढ़ेंगे। तो हमारा पहले ही ये आंसर करेक्ट मिल गया। जितना अगर हम ISLM की बात करें तो LM जो हमारा है ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है और IS कर्व हमारा फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड है। अगर ये इंक्रीज़ करेगा तो कोई भी चीज़ अगर इंक्रीज़ करता है, जैसे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज़ करती है तो ये कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो हम एकदम देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकम में भी राइज हो रहा है और इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी राइज हो रहा है, यानी कि R और Y दोनों में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओरिजिनल फिलिप्स कर्व पोस्टुलेट रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑफ द फॉलोइंग। तो फिलिप्स कर्व किसके बीच में रिलेशनशिप बनाता है? पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में और इन्फ्लेशन के बीच में। तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। फिर देखते हैं लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो लेवल नहीं, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में है इसका। रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेजेस और रेट ऑफ इंक्रीज इन रियल वेजेस, तो रियल वेजेस की बात नहीं करता है, इन्फ्लेशन की बात करता है। तो इन्फ्लेशन रियल वेजेस से नहीं मनी वेजेस से होता है उसका रिलेशन, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं दिया है, तो उसके जगह पे हमें इंक्रीज इन मनी वेजेस लेने हैं। तो यानी कि इंक्रीज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेजेस के बीच के रिलेशनशिप फिलिप्स कर्व दिखाता है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। असर्शन है हमारा, ओकुन्स लॉ इज़ यूजफुल गाइड टू मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ओकुन्स लॉ एक यूजफुल गाइड है, तो ये बात तो सही है, क्योंकि ओकुन्स लॉ जो है वो जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप को दिखाता है। तो ओकुन्स लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इनका कहना है कि हमारी जो जीडीपी है, अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट अगर 1% से डिक्रीज़ होता है तो जीडीपी का इंक्रीमेंट 2% से हो जाएगा। कहीं कहीं बुक में 3% भी लिखा हुआ है। तो इनका ये रिलेशनशिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एट अ माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी पे। तो हमारा असर्शन करेक्ट है। रीज़न देख लेते हैं। ओकुन्स लॉ इंडिकेट्स हाउ अ पर्टिकुलर ग्रोथ टारगेट विल अफेक्ट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओवर टाइम। तो ये भी सही है। ग्रोथ टारगेट हम जीडीपी से ही देखते हैं और वो कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को इफ़ेक्ट करता है ओवर अ टाइम, तो ओकुन्स लॉ यही एक्सप्लेन करते हैं। तो ये दोनों ही करेक्ट है और ये करेक्ट रीज़न भी है जो इसको एक्सप्लेन करता है आर। तो हमारा इसलिए ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। व्हेन द मनी सप्लाई इंक्रीजेज, अगर हमारी मनी सप्लाई में इंक्रीमेंट होता है, प्राइस लेवल राइजेस, तो प्राइस भी बढ़ेगा प्रपोर्शनेटली अकॉर्डिंग टू। तो ये किसने बताया कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगा उसी के अकॉर्डिंग प्राइस में भी इंक्रीज़ होगा? तो इसको बताने का सबसे पहला जो श्रेय है वो फिशर को जाता है। अगर हम देखें, फिशर ने
अपने फॉर्मूले जैसे mv = pt में बताया है, जहाँ पे ये v और t कांस्टेंट है, वेलोसिटी और ट्रांजैक्शन ये दोनों कांस्टेंट हैं। यहाँ m और p की अगर बात करें तो जैसे जैसे मनी सप्लाई में इंक्रीमेंट होगा उसी के ही रेट पे प्राइस भी बढ़ता है, तो ये दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट डिमांड इन कीनजियन सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय, तो कीनजियन सिस्टम में ये इन्वेस्टमेंट डिमांड कैसे डिटरमाइन किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, तो यस कीनजियन का ये एक अजम्पशन भी है, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। टैक्स रेट, तो टैक्स रेट से इन्वेस्टमेंट नहीं डिसाइड होता है, डिटरमाइंड होता है इन्वेस्टमेंट डिमांड, तो टैक्स रेट नहीं होगा। मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये भी करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों चीज़ें इन्वेस्टमेंट से ही जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे स्टॉक ऑफ कैपिटल की बात नहीं करते हैं कीनजियन सिस्टम में, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कौन सा साइन नहीं है? क्या चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ जीडीपी इन फेवर ऑफ इंडस्ट्री, क्या अगर जीडीपी में चेंज होता है इंडस्ट्री के फेवर में, तो क्या ये साइन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का? तो ये तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का साइन नहीं हुआ। अरे सॉरी, हमें नॉट बताना है। तो अगर इस जीडीपी के अगर इंडस्ट्री की वजह से जीडीपी के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, तो ये तो साइन ही है कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तभी जीडीपी चेंज हो रही है, तो ये साइन है। लेकिन लार्जर शेयर ऑफ जीडीपी कमिंग फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, ये किसी तरह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का साइन नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसमें सिर्फ इसमें फेवर बोला है, लेकिन यहाँ पे पूरा लार्जर शेयर सिर्फ प्राइमरी सेक्टर से जीडीपी में कम हो रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें जीडीपी में कौन से सेक्टर से सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, तो अभी भी टर्सरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर से सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है जीडीपी में, तो इसलिए हमारा ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये किसी भी तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का साइन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। अगर हम देखें लार्जर कैपिटल इनफ्लो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल का इनफ्लो होगा यानी कि हमारी कंट्री में आएगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। और इंस्टीट्यूशनल चेंज इन एन इकॉनमी, अगर इकोनॉमी में किसी तरह का इंस्टीट्यूशनल चेंज होता है, वो भी एक साइन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो ये फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ये सारे साइन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, जबकि ये बी ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का साइन नहीं है, क्योंकि हमेशा से जीडीपी में सबसे ज़्यादा शेयर सर्विस सेक्टर का हुआ है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि प्राइमरी सेक्टर से आता है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेट ऑफ रियल इनकम ग्रोथ इन अ कंट्री इज़ एनुअल परसेंटेज ग्रोथ ऑफ, कि किसी भी कंट्री का रेट ऑफ इनकम ग्रोथ क्या ये एनुअल परसेंटेज है ग्रोथ का? तो हमारा ऑप्शन देखते हैं कि रेट ऑफ जीडीपी एट करेंट प्राइस, क्या हम जीडीपी की ग्रोथ को करेंट प्राइस पे देखते हैं। रेट जीडीपी ग्रोथ एट फैक्टर कॉस्ट एट, ये एट साथ में है, एट करेंट प्राइस, तो करेंट प्राइस पे हम जीडीपी की ग्रोथ को रियल इनकम की ग्रोथ से हम नहीं मानते हैं। यहाँ पे रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ एट फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइस, तो ये बिल्कुल सही है। अगर हमें देखना है कि रियल इनकम ग्रोथ इकोनॉमी की एनुअली परसेंटेज ग्रोथ के टर्म में कैसे हुई है, तो हम रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ यानी कि जीडीपी का जो ग्रोथ है एट फैक्टर कॉस्ट पे होगा, और वो भी एट कांस्टेंट प्राइस, तब हम जाके रियल इनकम, रेट ऑफ रियल इनकम की ग्रोथ को हम शो करते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। बाकी एट अ मार्केट प्राइस नहीं, करेंट प्राइस नहीं, एट अ कांस्टेंट प्राइस एंड एट अ फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच रिजल्ट इन हायर लेवल ऑफ जीडीपी एट प्रेजेंट टाइम, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रेजेंट टाइम में हायर लेवल ऑफ जीडीपी को उसका रिजल्ट है हायर लेवल ऑफ जीडीपी। दूसरा है हमारा अ पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट दैट सीक्स टू मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर। तो देखिए ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यही एक वो है
कि हम जो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट करते हैं जिसको हमें मीट करना है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन हमें फ्यूचर को में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं चाहिए, उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो हमारा ये जो सेकेंड ऑप्शन है मुझे तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि डेवलपमेंट विच इंश्योर मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। तो सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन की हमें बात नहीं करनी है, हमें फ्यूचर जनरेशन में भी कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। फिर डेवलपमेंट विच टेक्स अकाउंट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे जितने भी अभी सबमिशन होते हैं या जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, इंटरनेशनल मीटिंग्स, नेशनल मीटिंग्स, उसमें इन्वायरमेंटल एक बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है जिसको हमेशा ही रेज़ किया जा रहा है कि हमें इन्वायरमेंट को बचाना है। इसके लिए बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, स्कीम्स बहुत सारी चलाई जा रही हैं। तो डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट हो जिसमें इकोनॉमिक डिग्रेडेशन को भी ध्यान में रखा जाए। तो हमारा सेकंड और फोर्थ एकदम करेक्ट है। ये सेकंड हमारा ऑप्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है और फोर्थ हमारा ऑप्शन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी ध्यान में रखना है डेवलपमेंट के टाइम। तो हमारा ये दोनों ही सही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये इंक्लूड होगा। तो हमारा सेकंड और फोर्थ ही सही है, बाकी फर्स्ट और थर्ड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन है कि क्यूमुलेटिव कॉजेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ डेवलपिंग नेशन, इट इज़ अ हाइपोथेसिस ऑफ जियोग्राफिकल ड्यूअलिज्म। यहाँ पे अगर हम क्यूमुलेटिव कॉजेशन की बात करें तो ये एक प्रोसेस है सेल्फ सस्टेनिंग का, इकोनॉमिक किसी भी एक रीजन में। ये क्यूमुलेटिव कॉजेशन का मतलब होता है कि किसी भी एक रीजन में जब हमारी इकोनॉमी का जो प्रोग्रेस है वो सेल्फ सस्टेनिंग हो, सेल्फ जनरेटिंग हो, उसी को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव कॉजेशंस। तो क्या ये एक्सप्लेन करता है बैकवर्डनेस ऑफ डेवलपमेंट नेशन को, और एक हाइपोथेसिस ऑफ जियोग्राफिकल ड्यूअलिज्म को क्या ये एक्सप्लेन करता है? तो ये वही बताता है कि जैसे कि एक ज्योग्राफिकल ड्यूअलिज्म में इकोनॉमी कैसे प्रोग्रेस कर रही है या सेल्फ सस्टेनिंग है या नहीं। तो हमारा ये बिल्कुल सही है असर्शन। अगर हम रीजन की बात करें, एक्सपेंशन इज़ अ फेवर्ड रीजन हैज़ अ बैकवॉश इफेक्ट ऑन अदर रीजन causing रीजनल डिस्पैरिटी। अगर हम बैकवॉश इफेक्ट की बात करें तो एक कंट्री जिसके पीपल इमिग्रेंट्स हो विच लॉसेस स्किल्ड पर्सन, बेसिकली ब्रेन ड्रेन प्रॉब्लम, उसी को हम बैकवॉश इफेक्ट कहते हैं। यानी कि हमारी कंट्री से अगर स्किल्ड पर्सन बाहर चले जा रहे हैं तो वो एक ब्रेन ड्रेन की सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। तो एक्सपेंशन इन अ फेवर रीजन हैज़ अ बैकवॉश इफेक्ट ऑन अदर रीजन causing रीजनल डिस्पैरिटी। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर बैकवॉश इफेक्ट अकर होता है किसी भी रीजन में तो वो एक रीजनल डिस्पैरिटी को जन्म देता है। तो ये भी हमारा सही है और हमारा असर्शन भी सही है। और क्यूमुलेटिव कॉजेशन जो बैकवर्डनेस ऑफ डेवलपिंग नेशन, ये एक हाइपोथेसिस है ज्योग्राफिकल ड्यूअलिज्म का। तो ये रीज़न और असर्शन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा कि दोनों सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। Human Development Index prepared by UNDP is basis on some of the following variables। देखिए HDI इंडेक्स को बनाया गया, पहले जो इसका फॉर्मूला था 1/2, 1/3, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, पर कैपिटा इनकम एडजस्टमेंट और पर कैपिटा इनकम एडजस्टमेंट मतलब इनकम, और उसके साथ साथ एनरोलमेंट। तो ये था फॉर्मूला, लेकिन अब इसको फॉर्मूला को चेंज कर दिया गया और ये सबका क्या हो, ये रूट में हम सबको लेते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लस पर कैपिटा इनकम फिर प्लस लिटरेसी एंड इनरोलमेंट परसेंटेज, और तब जाके हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, पर कैपिटा इनकम और लिटरेसी एंड इनरोलमेंट परसेंटेज। तो हमारा फर्स्ट, थर्ड और
फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हमें डी में ही मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन ऑफ सोलो मॉडल इन लॉन्ग रन ग्रोथ, कि लॉन्ग रन ग्रोथ में सोलो मॉडल का कौन सा अजम्पशन नहीं है, हमें ये बताना है। नॉट पूछा है, तो सेविंग रेशियो इज़ कांस्टेंट, तो ये सोलो का अजम्पशन है कि सेविंग रेशियो कांस्टेंट होते हैं। प्राइस वेजेस आर कांस्टेंट, तो प्राइस वेजेस कांस्टेंट नहीं होते हैं सोलो के मॉडल में। प्रोडक्शन फंक्शन इज़ लीनियर होमोजीनियस, ये भी सही है। और लेबर आउटपुट नॉट ग्रोइंग एट अ सेम रेट, ये भी सही है। सोलो के एजम्पशन के मॉडल के अकॉर्डिंग लेबर और आउटपुट सेम रेट पे ग्रो नहीं करते हैं, और यहाँ पे प्राइस और वेजेस कांस्टेंट नहीं होते हैं जबकि फ्लेक्सिबल होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही एक एजम्पशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस ग्रोथ रिलेट्स टू, ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन क्या है बैलेंस ग्रोथ का? ऑल सेक्टर ग्रोइंग एट सेम रेट, क्या सारे सेक्टर सेम रेट पे ग्रो करते हैं? इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑल सेक्टर्स, अब्सेंस ऑफ, क्या हमें इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सारे सेक्टर में? अब्सेंस ऑफ शॉर्टेज ऑफ एक्सेस, क्या शॉर्टेज ऑफ एक्सेस का अब्सेंस है? और लार्जर एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन ऑल द एरियाज़, क्या लार्जर नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सारे एरियाज़ में होती हैं? तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो बैलेंस ग्रोथ का जो मतलब है कि सारे ऑल सेक्टर्स ग्रोइंग एट द सेम रेट, जब सारे सेक्टर सेम रेट पे ग्रो करते हैं उसी को हम बैलेंस ग्रोथ थ्योरी कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में हमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना है 22 में, तो देख लेते हैं हम। रोजेनस्टीन रोडान, तो बिग पुश थ्योरी है रोजेनस्टीन रोडान की। नेल्सन की लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, हिचमैन की अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी, और लेबनस्टीन की क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। अगर हम इसको मिलाएं तो पहले का तीसरा इन दोनों में है, तो फिर दूसरे का पहला फिर इन दोनों में है, फिर पहले का चौथा, यानी कि हमारा पहले ही तीसरे का चौथा, तो तीसरे का चौथा यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा और हमारा पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। इन इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया शैडो प्राइजेस आर द प्राइजेस, शैडो प्राइजेस क्या होते हैं? तो शैडो प्राइजेस वो प्राइजेस होते हैं जो हेल्प करते हैं किसी भी कंपनी को पहले से प्राइसिंग, प्री डिसाइडिंग प्राइसिंग में बहुत हेल्प करते हैं। तो इन अ ब्लैक मार्केट पैरेलल, तो ब्लैक मार्केट से इसका मतलब नहीं होता है फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट विदाउट अ कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ, ये गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स नहीं किया जाता है, ये जो भी प्रोडक्शन करता है उसके इंटरनल मेंबर्स करते हैं। इट्स रिवील द ट्रू स्कैरसिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड फैक्टर इनपुट एट विच गुड्स एंड फैक्टर आर नॉट अवेलेबल, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा मिल गया कि सी ही करेक्ट आंसर होगा। शैडो प्राइस ये रिवील करता है ट्रू स्कैरसिटी ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड फैक्टर इनपुट्स, तो हमारा सी एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज़ वन विच, तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ऐसे टैक्सेशन को कहते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हम टैक्स को चार्ज करते हैं, तो यानी कि टैक्स पेमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम राइजेस, तो हमें ये थर्ड में ही मिल गया कि वैसे वैसे टैक्स होगी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, तो प्रोग्रेसिव टैक्स हमारा थर्ड एकदम सही है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ऑन द नेसेसरी कंडीशन ऑफ करेक्टिंग फिजिकल इम्बैलेंसेस, तो फिजिकल इम्बैलेंस को करेक्ट करने का नेसेसरी कंडीशन क्या है? तो फिजिकल इम्बैलेंस अगर हम करेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारा है, जो रियल इंटरेस्ट रेट ऑन पब्लिक डेट हमेशा लोअर होना चाहिए जीडीपी ग्रोथ रेट के, यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट के लोअर होना चाहिए जीडीपी ग्रोथ रेट, यानी बड़ा होना चाहिए किससे? रियल इंटरेस्ट रेट से ऑन पब्लिक डेट। तो देख लेते हैं, रियल इंटरेस्ट रेट ऑन पब्लिक डेट इज़ इक्वल, तो इक्वल नहीं होगा, इज़ ग्रेटर दैन ये भी नहीं होगा, इज़ लोअर दैन जीडीपी ग्रोथ रेट, तो हमारा सी करेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद जो जून 2009 में क्वेश्चंस बचे हुए हैं 25 और, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे